नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के एक बेहद दिलचस्प और गहरे सूत्र 3.4.19 को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम व्याकरण का पाठ नहीं है। ये असल में एक दार्शनिक खोज है। ये हमें बताता है कि हम इंसान भाषा के जरिए इस दुनिया को कैसे समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीय विचारकों ने शब्दों और वास्तविकता के बीच के इस उलझे हुए रिश्ते को एकदम गणितीय सटीकता के साथ सुलझाया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बहुत ही सीधा सा है। पहले हम अर्थ का ढांचा समझेंगे, फिर द्रव्य बनाम शक्ति पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्रियाएं आखिर क्या व्यक्त करती हैं। फिर प्रत्यय, निपात और उपसर्ग को जानेंगे और अंत में व्याकरणिक संबंधों को सुलझाने पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, अर्थ का ढांचा। आपको पता है, प्राचीन विद्वान भाषा के पीछे के विज्ञान को लेकर सच में बहुत जुनूनी थे। उनके लिए व्याकरण सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं थी, बल्कि ये तो वास्तविकता को समझने का एक पूरा विज्ञान था। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पैदा होता है जो इस पूरे ग्रंथ के केंद्र में है। हमारे ये शब्द असल में वास्तविकता से जुड़ते कैसे हैं? मतलब, जब हम बोलते हैं तो क्या हम दुनिया जैसी है बस वैसी ही दिखा रहे हैं, या फिर दुनिया में जो काम हो रहे हैं हम सिर्फ उनका वर्णन कर रहे हैं? यहीं से हमारे आज के इस सूत्र की असल कहानी शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, द्रव्य बनाम शक्ति। अब इस पूरी बहस को अच्छे से समझने के लिए प्राचीन विद्वानों ने वास्तविकता को दो अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया था। पहली श्रेणी है द्रव्य यानी सब्सटेंस। इस ढांचे में द्रव्य क्या है? ये एक एकदम शुद्ध मूल भौतिक वस्तु है। ये किसी भी चीज का वो बुनियादी रूप है जो कभी नहीं बदलता, चाहे वो चीज कुछ भी कर रही हो। उदाहरण के लिए एक पेड़, एक पत्थर या फिर एक इंसान ले लीजिए। अपने सबसे शुद्ध निष्क्रिय रूप में ये सब के सब द्रव्य कहलाते हैं। और इसके ठीक विपरीत जो दूसरी चीज है वो है शक्ति, यानी पावर या कैपेबिलिटी। शक्ति का मतलब है किसी द्रव्य की वो खास क्षमता, उसकी भूमिका या वो काम जो वो कर सकता है। देखिए, द्रव्य एकदम स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन शक्ति पूरी तरह से गतिशील है। ये वो एक्टिव भूमिका है जो कोई भौतिक वस्तु किसी खास पल में या कह लीजिए किसी विशेष वाक्य में थोड़ी देर के लिए अपना लेती है। और ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है, इसे समझाने के लिए मूल पाठ में एक बहुत ही जबरदस्त और ठोस उदाहरण दिया गया है। संस्कृत में कहा गया है काष्ठैर दहति, जिसका सीधा सा अर्थ है लकड़ी से जलाता है या लकड़ी का इस्तेमाल करके आग जलाना। ये तरीका इन मुश्किल दार्शनिक बातों को एकदम हमारी भौतिक दुनिया से जोड़ देता है। अब यहाँ जो बात सच में दिमाग को घुमा देने वाली है वो ये है कि कैसे एक ही द्रव्य अलग अलग शक्तियाँ धारण कर सकता है। देखिए, लकड़ी हमारा द्रव्य है। जब हम कहते हैं लकड़ी से जलाना, तो यहाँ लकड़ी एक उपकरण या साधन की शक्ति निभा रही है। वो जलने के काम में मदद कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें लकड़ी को जलाना, तो वही लकड़ी अब कर्म यानी ऑब्जेक्ट की शक्ति धारण कर लेती है। मतलब चीज वही है, लकड़ी, लेकिन वाक्य में उसका रोल, उसकी शक्ति पूरी तरह से बदल गई है। तो अब ये बात हमें पाठ के उस मुख्य टकराव की ओर ले जाती है जो विरोधी पक्ष ने उठाया था। उनका सवाल बहुत ही तार्किक है। वो पूछते हैं, अगर क्रियाएं सिर्फ कामों को दर्शाती हैं और भौतिक वस्तुओं यानी द्रव्य को नहीं दर्शाती, तो फिर व्याकरण में एक क्रिया किसी संज्ञा के साथ मैच कैसे कर सकती है? वो दोनों मिलकर एक सही वाक्य कैसे बनाते हैं? गणित के हिसाब से देखा जाए तो ये आखिर कैसे संभव है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारे तीसरे खंड में, क्रियाएं क्या व्यक्त करती हैं। चलिए इस पूरी बहस की गहराई में चलते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं को आख्यात कहा जाता है। अब इस पाठ में दो बिल्कुल अलग अलग विचार निष्पक्ष रूप से रखे गए हैं। विरोधी पक्ष का ये मानना है कि जब भी हम कोई क्रिया बोलते हैं तो वो पूरे के पूरे भौतिक द्रव्य को व्यक्त करती है। लेकिन हमारे लेखक इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका बहुत स्पष्ट तर्क है कि क्रियाएं केवल और केवल शक्ति यानी जो काम हो रहा है सिर्फ उसे ही व्यक्त करती हैं, उस मूल वस्तु को नहीं।
लेखक ने इसके बचाव में जो तर्क दिया है ना, वो सच में बहुत ही कमाल का है। वो कहते हैं कि जरा सोचिए, अगर कोई क्रिया पूरे के पूरे द्रव्य को व्यक्त करती तो इसका मतलब तो ये हो जाता कि उस चीज की सारी क्षमताएं एक ही समय पर काम कर रही हैं, और ये तो बिल्कुल असंभव है। कोई एक ही लकड़ी एक ही समय पर चूल्हा और जलने वाली वस्तु दोनों कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इसीलिए क्रिया सिर्फ उस खास शक्ति को ही बताती है जो उस एक पल में एक्टिव होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की ओर, प्रत्यय, निपात और उपसर्ग। अब हम भाषा को थोड़ा और माइक्रो लेवल यानी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे। संस्कृत व्याकरण की असली खूबसूरती ही इसकी इस बारीक बनावट में है। यहाँ लेखक सुप और तिंग, जो कि संज्ञा और क्रिया के प्रत्यय हैं, इनकी तुलना निपात और उपसर्ग से करते हैं। ये भाषा के ऐसे छोटे छोटे पुर्जे हैं जो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। देखिए, सुप और तिंग प्रत्यय जो होते हैं ना, वो किसी लंगर की तरह हमेशा किसी न किसी चीज से मजबूती से बंधे रहते हैं। वो सीधे तौर पर किसी संज्ञा के लिंग, वचन और कारक से जुड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम निपात और उपसर्ग को देखें तो वो एकदम आजाद होते हैं, मानो हवा में तैर रहे हों। उनका लिंग या वचन से कोई लेना देना नहीं होता। तो पाठ हमें ये साफ साफ बताता है कि प्रत्यय सीधे शक्ति से जुड़कर अर्थ बनाते हैं, जबकि अव्यय इस पूरी पाबंदी से बाहर रहते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और पांचवें खंड पर, व्याकरणिक संबंधों को सुलझाना। अभी तक हमने जितनी भी बातों पर चर्चा की है, वो सब अब यहाँ आकर एक बहुत ही सुलझे हुए सिद्धांत में बदलने वाली है। पाठ में एक बहुत ही तकनीकी लेकिन बहुत जरूरी शब्द आता है, समानाधिकरण्य। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का व्याकरणिक तालमेल है, जहां एक वाक्य के अलग अलग शब्द किसी एक ही पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर क्रिया सिर्फ शक्ति है और संज्ञा द्रव्य है, तो फिर वो दोनों एक साथ इस समानाधिकरण्य में या तालमेल में कैसे आ सकते हैं? और यहीं पर लेखक अपना अंतिम और सबसे बेहतरीन निष्कर्ष देते हैं। वो कहते हैं कि ये तालमेल इसलिए बन पाता है क्योंकि हर शक्ति या हर काम को होने के लिए स्वाभाविक रूप से एक द्रव्य या किसी भौतिक चीज की जरूरत होती ही है। मतलब जब हम कहते हैं पकाता है, तो ये क्रिया अपने आप में कोई भौतिक वस्तु नहीं है, लेकिन पकाने का काम इस बात की गवाही देता है कि कोई ना कोई इंसान यानी कोई द्रव्य उसे जरूर कर रहा होगा। और इस तरह बिना कोई तार्किक नियम तोड़े हमारा वाक्य एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता है। इस ग्रंथ के आखिर में आते आते ये जो तकनीकी व्याकरण की चर्चा है ना, ये एक बहुत बड़े दार्शनिक कैनवस पर फैल जाती है। यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प और अलग अलग विचारधाराओं का जिक्र मिलता है। एक तरफ है मीमांसक, जिनका मानना है कि हमारे बोले गए शब्द और ध्वनियाँ खुद अपने आप में भौतिक द्रव्य हैं। और दूसरी तरफ है वैयाकरण, जो मानते हैं कि शब्द पूरी तरह से आकाश या अंतरिक्ष में रहते हैं, यानी वो भौतिक नहीं बल्कि अमूर्त हैं। ये सच में इस बात की एक बहुत ही शानदार झलक है कि प्राचीन भारत में भाषा की असल प्रकृति को लेकर कितनी गहरी और गंभीर बहसें हुआ करती थी। इस एक्सप्लेनर के खत्म होते होते ये स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही गहरे विचार में डाल देती है। सोचने वाली बात है, अगर भाषा का अर्थ ठोस भौतिक वस्तुओं के बजाय हमारी लगातार बदलती हुई क्षमताओं पर टिका हुआ है, तो क्या हमारी भाषा सच में उस वास्तविकता का वर्णन करती है जो वहां मौजूद है? या फिर क्या ये सिर्फ उन क्षणिक छोटे छोटे पलों का वर्णन करती है जिनमें हम उस वास्तविकता के साथ जुड़ते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो भाषा को देखने के हमारे नजरिए को शायद हमेशा के लिए बदल दे। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।